स्कीम होता है कि किस तरह से रैंक्स दिए जाते हैं डिस्पाइट हैविंग द सेम स्कोर। क्लियर? सो अगर 10 मार्क्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, है ना, तो अब आप ये देखो कि अराउंड 100 to 150 रैंक्स का इंप्रूवमेंट, जैसे मैम ने भी स्टार्टिंग में बोला, आइदर दिस साइड और दैट साइड, ठीक है, ये एक सीरियसली बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। इसीलिए एसेज इंपॉर्टेंट है। बट होता क्या है ना कि एसेज आर जनरली इग्नोर्ड। पूरा सिविल सर्विस प्रिपरेशन में एसेज ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है, और ऑन दी कॉन्ट्रेरी साइड एसेज ही एक ऐसा सेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। यही एसे का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप जितने भी टॉपर्स या उनके पुराने इंटरव्यू देखो या फिर जो आपके एक्सपीरियंस फैकल्टीज है उनसे बात करो। सिर्फ कोचिंग ही नहीं, इनफैक्ट इफ यू टॉक टू अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दोज हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, या फिर वो प्रोफेसर जो सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा बताएंगे कि एसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। इवन इन स्टेट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें भी मैं अभी कुछ रिकॉर्ड टैली कर रहा था, उसमें भी एसए के अंदर जो स्कोर है दैट होवर्स अराउंड 60 to 65%, एंड जीएस के अंदर जो स्कोर है दैट होवर्स अराउंड 40 to 45%। 20% का डायरेक्ट जंप है जीएस वर्सेस एसए में। ठीक है ना? तो इसलिए आप अपना मेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज करो। सबसे पहली चीज, एसेस को आज जो हम डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ टीच नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। इस डिस्कशन के दौरान एसेस को हम 3 तरीके से रिव्यू करेंगे। आपके लिए है ये जरूरी। आपको एसे को सबसे पहले एज अ स्टूडेंट या एज अ एस्पिरेंट समझना है, जिसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, आपको एसे को एज अ एग्जामिनेशन जो इवैल्यूएटर्स होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उनकी तरह भी समझने की जरूरत है कि इवैल्यूएटर्स या जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या डिमांड करते हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि इसीलिए आप समझ पाओगे कि आपका स्कोर किस तरह से इंप्रूव हो सकता है। और तीसरा, जो मेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज करना है ना, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा इमेजिन करना शुरू करो कि आप एक सिविल सर्वेंट हो अभी से। वो जो मैच्योरिटी लेवल आएगा ना, उससे आप एसेस को एनालाइज करोगे। ठीक है, ये मेंटल फ्रीक्वेंसी आप लोग चेंज करो। किसी को कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम चलते हैं आगे। ठीक है, कुछ मैं प्रेजेंट करूंगा और फिर हम देखते हैं उसमें क्या होता है। The screen is audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सी, सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हम बात कर रहे हैं, व्हाई एसेज आर इम्पोर्टेंट। एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको बोलूँ ना इंटरैक्टिव रखना है, तो आप अपनी प्रेजेंस जो है ना वो दर्ज करवाना चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस ऐसे में अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड 1 घंटे तक आते आते हम एक पूरा फुल ऐसे जो है उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले जो टूल्स जो चीजें हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि एक मॉडल ऐसे में नहीं कहूंगा, बट ठीक है, रिलेटिवली एक अच्छे ऐसे के अंदर वो टूल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम एक फुल ऐसे एनालाइज करेंगे। हम इस मॉड्यूल में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है वो आंसर्स एज वेल एज एसेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई एसेज आर इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट हमने जो मार्क्स पोटेंशियल है वो डिस्कस कर लिया कि कंपेयर टू जीएस, एसए के अंदर जो मार्क्स पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा है। इनके अलावा आपको क्या लगता है कि कमीशन, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज, वेदर पंजाब, हिमाचल और एनीवन एल्स, उन्होंने ये ऐसे पेपर रखा क्यों है पेपर के अंदर। ठीक है, आप जो भी है आपका क्विक आंसर्स आप अपने चैट बॉक्स में लिखो, देखते हैं कि आप एसेस को कितना समझते हो। व्हाई द कमिश्नर्स पुट द एसे पेपर इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज। पार्टिसिपेट करिए। Yes, so Suryansh Nadda is saying for perception understanding. Okay, Indu Chaudhary is saying ability to understand the topic. ठीक है, Karan is saying to check the coherence of thoughts. Anadi Rana is saying, I'm sorry if अगर नाम mispronounce हुआ है तो, to understand the thinking of a student. Yes, exactly. This, हाँ, to judge our thinking. Yes. See, सबसे पहला देखो, आप थोड़ा सा इस चीज को सेपरेटली समझो। एसेस और जीएस आंसर्स में एक क्या बेसिक डिफरेंस है।
जीएस आंसर्स में आपके पास एक वर्ड लिमिट है और आपके पास एक टाइम है जो कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करता है ना। विद इन 8 to 9 minutes you have to complete the answer and then jump on to the other question. 8 to 9 minutes, one more answer, jump to other question. But essays में कमीशन ने आपको एक एडिक्वेट टाइम दिया है। रजनी राही इज सेइंग स्टूडेंट्स के विचार किस तरह के हो सकते हैं किसी भी विषय पर। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब हम कुछ भी एक पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं ना, उससे हमारी पर्सनालिटी शो होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो शोकेस की जाती है। आंसर्स जो है उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आपसे कोई जीएस का कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल बिहाइंड द लैगिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, ओके, तो आपको फैक्टर्स लिखने हैं। बट एसेज ये नहीं है। एसे में एक कोटेशन बेस्ड टॉपिक आता है जिसको आपको अपने हिसाब से समझना होता है और लिखना होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे कुछ बच्चों ने सही बोला कि वो इसलिए रखा गया है ताकि ये देखा जा सके कि एक बच्चा, अगर हम उसको प्रेशर सिचुएशन ना दें, उसको एक एडिक्वेट टाइम दें, उस एडिक्वेट टाइम के अंदर वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो एक ही स्टेटमेंट से उसके कितने मीनिंग्स और कितने डायमेंशन निकाल सकता है। इसी से पता लगता है कि आप कितने वर्सेटाइल हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। क्लियर? तो ऐसे का कमीशन, और ये भी देखो ना, आप सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट सर्विसेज भी एसएस को रखते हैं। इनफैक्ट मेनी अदर एग्जाम्स जहाँ पे भी एक पीस ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व है, वो एसएस को, आर्टिकल्स को, शॉर्ट पैराग्राफ्स को रखते हैं। इवन एसएससी ऑल्सो, है ना, वो भी अब उन्होंने भी जो पैटर्न चेंज किया है उसके अंदर वो पैराग्राफ टाइप पर आए हैं। ये जरूरी है क्योंकि इससे पर्सनैलिटी पता लगता है। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है एसेस का, आपने सही एकदम पहचाना है। क्लियर? अब हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर कि कमीशन आखिर चाहता क्या है हमसे। अब एक और आपके लिए एक्सरसाइज है। Charvi Tomar is saying that essays deal not only about knowing the problems but also the potential suggestions that can resolve the issues, which tells the critical thinking of a person. Yes, इसके अंदर मेरे हिसाब से सबसे important word था critical thinking of a person, because problems and solutions वो answers में भी रहते हैं। अब देखो आपने क्या करना है ना, थोड़ा सा और engaging बनाते हैं। ये जो लिखा हुआ है सामने, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है। कमीशन ने बताया है कि ऐसे में वो क्या चाहते हैं। क्लियर? कमीशन ने ये बताया है कि वो ऐसे में क्या चाहते हैं। अब आप ये एक बार पढ़िए और इसमें से मुझे आप वर्ड्स बताइए जो आपको लगता है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके ऊपर हमें अपने ऐसे को चलाना चाहिए, जो कि कमीशन ने क्लियरली इस 2 लाइनों के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है। Candidates may be required to write essays on multiple topics. This is the scheme of the examination. उसके बाद कमीशन कहता है they will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. Yes, Anadi is saying ideas. Indu is saying close to topic. Nitesh is saying to point to the point expression. पूजा इज सेइंग ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बहुत अच्छी बात। घनश्याम इज सेइंग फ्लो ऑफ आइडियाज। अत्रि श्राव्या अत्रि इज सेइंग अरेंजमेंट ऑफ देयर आइडियाज, कंसाइजनेस शबनम इज सेइंग। ठीक है, आप लोग पहले से इतने इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी बात है ना। देखते हैं अब हम, चलो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। यस, अब देखो क्या है, मैं भी अपने हिसाब से बताता हूँ। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Okay, Rosie is saying not to beat around the bush, thus having a clear understanding. उसके बाद मार्क्स किस चीज के ऐसे में मिलेंगे? देखो आंसर्स के लिए कमीशन स्पेसिफाई नहीं करता है ना, लेकिन ऐसे में वो स्पेसिफाई कर रहा है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ये है इंपॉर्टेंट वर्ड्स कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से। ये ऑफिशियल गाइडलाइंस है, मैंने नहीं बनाया है, नोटिफिकेशन में आपको मिलता है ये। क्लियर?
ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, सेम अप्लाइज टू स्टेट सर्विसेज ऑल्सो, बिकॉज स्टेट सर्विसेज जनरली जो है वो यूपीएससी को ही मोर और लेस फॉलो करते हैं। क्लियर? तो अब आप देखो, इसमें पहली चीज जो हमने बोला है वो है क्लोजली टू द टॉपिक। अब देखो एसेस में क्या इशू आता है कि क्योंकि वो एक इतना सब्जेक्टिव कोटेशन या स्टेटमेंट दिया होता है कि उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसके ऊपर हम ना अभी क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं, विद टाइम ना हम 2 टॉपिक्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि आप कितना क्लोजली टू द टॉपिक को समझ पाए, ठीक है, आप कितना वेग गए। क्योंकि मतलब जैसे मैं जब औरों के एसेस चेक करता हूँ बच्चों के, तो उसमें कई बार क्या होता है ना, वो डायमेंशन बहुत अच्छा उठाते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा उठाते हैं, लेकिन वो इस तरह से लिख नहीं पाते कि ये लगे कि हाँ ये इस टॉपिक के एसे को ही हिट कर रहा है। समझ रहे हो बात? बहुत बार हम बात करते करते भी क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में तो इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं, है ना, हम जो बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो कभी कभी इसके बीच में आता है गैप। लेकिन जो सामने वाला है उसको नहीं पता कि हम सोच क्या रहे थे, उसके पास हमारे सिर्फ वर्ड्स जाते हैं। आप ऐसे में जो लिखोगे एग्जामिनर के पास उसके सिर्फ शब्द जाएंगे, आप क्या सोच रहे हो वो नहीं जाने वाला। इसीलिए जो कमीशन है वो कहता है इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि आपके जो भी थॉट्स हैं उसको आपको इस तरह से कागज के ऊपर उतारना है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप कहना चाहते थे, वो एग्जैक्टली कमीशन के पास जाए। क्लियर? इसीलिए ये 2 चीज इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखा गया है। तीसरा चीज जो कमीशन बोलता है वो कहता है ऑर्डर, है ना, एंड कंसाइज, ऑर्डर एंड कंसाइज। अब देखो सपोज जैसे अभी हम ये सेशन ले रहे हैं, मैम ने जब शुरू में पहले एक इंट्रोडक्शन दिया मेरा, ठीक है, उसके बाद अब मैं मेन कंटेंट के ऊपर आया हूँ। क्लियर? लास्ट में मैं इस पूरे को समराइज करूंगा। और सिर्फ यही क्यों, आप कहीं भी आप जब बात करते हैं, किसी भी आप नए इंसान से मिलिए, तो अगर आपको अपने बारे में बताना है तो आप अपने नाम से स्टार्ट करते हैं ना, वो आपका एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। तो इसी का मतलब है ये ऑर्डर। क्लियर? हर एक ऐसे का जो ऑर्डर है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सेम गोज फॉर आंसर ऑल्सो। लेकिन ऐसे के अंदर क्या है कि क्योंकि एक वो बहुत बड़ा पीस ऑफ राइटअप है, ठीक है, आंसर्स बहुत छोटे हैं, ऐसे एक लेंथी आर्टिकल है जिसको पढ़ते पढ़ते बहुत बोरियत होती है। आप लोग जब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप खुद देखो कि आपको कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको आप पूरा अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है ना, आप खुद से अपने आप को आंसर करो। आप वो आर्टिकल्स पूरे अच्छे से पढ़ते हो जो आपको समझ आ रहे होते हैं और जो आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दे, बैकग्राउंड दे दे, आज उसमें क्या चल रहा है वो बता दे, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो बता दे। मतलब बेसिकली एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सामने रख दिया जाए, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर? यही चीज तो जो वहां पर आपका ऐसे चेक करने वाला है वो भी डिमांड करेगा ना, कि एक ऑर्डर हो, कि पहले से शुरू होके आज की बात करते हुए भविष्य के ऊपर जाना। लेकिन ऑर्डर और डायमेंशन के साथ कमीशन ने क्या बोला, एक ये वाला वर्ड दे दिया कि कंसाइज भी होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट, अरेंजिंग देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। ये नहीं कि आप एक लाइन, जैसे 2 बच्चे हैं अगर सेम ही आइडिया कन्वे करना चाहते हैं, वही आइडिया एक बच्चा जो है वो 10 शब्दों में कन्वे कर पा रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो 20 शब्दों में कन्वे कर रहा है। 10 शब्दों वाला जो बच्चा है उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्यों? इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमाइजेशन ऑफ वर्ड्स। क्लियर? इकोनॉमाइजेशन ऑफ वर्ड्स, की आप वर्ड्स की इकोनॉमी को समझो कि आप कितना कम खर्च करके कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो, आप कितने कम वर्ड्स लिख के कितना ज्यादा समझा सकते हो, तभी तो फायदा आएगा ना मार्क्स की फॉर्म में, क्योंकि क्रेडिट विल बी गिवन टू द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। क्लियर? इकोनॉमाइजेशन ऑफ द वर्ड्स। मैं एक छोटा सा वो बताता हूँ, महात्मा गांधी की अगर आप में से किसी ने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी ना, वो बहुत कम बोलते थे, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते थे कि इकोनॉमाइजेशन ऑफ वर्ड्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर?
तो आपको ये वाली चीज जो है वो रखनी है। उनकी जब भी आईएमसी के अंदर स्पीचेस हुई हैं, स्पीचेस के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप इतना कम क्यों बोलते हैं, उन्होंने हमेशा ये बोला कि मैं कम बोलता हूँ, काम ज्यादा करता हूँ। तो यही आपको भी करना है, आपको वर्ड्स कम यूज करने हैं, काम ज्यादा करना है, इम्पैक्ट रखना है। कैसे रखा जाएगा वो हम आज ही डिस्कस करेंगे, वो कि ऐसा कैसे किया जा सकता है कि इम्पैक्ट क्रिएट हो। जैसे कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर ना एडवर्टाइजमेंट में ऐसा चलता है, हाउ टू लर्न इम्पैक्टफुल राइटिंग, इस तरह से। इतना कुछ बड़ी चीज नहीं होती उसमें, हम वो आज करेंगे डिस्कस। क्लियर है? तो ये है जो कमीशन चाहता है। क्लियर? अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि विच आर द कॉमन मिस्टेक्स विच एस्पिरेंट्स मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग एसेज। अब आप लोग एस्पिरेंट्स हो तो आप लोग अपने हिसाब से बताओ कि ये आप लोग भी करते होगे, आप खुद को ही ऑब्जर्व करो, या आपका जो भी एक सैंपल स्पेस है, सोशल सर्कल है, क्या लगता है आपको क्या गलतियां होती हैं बच्चों से? आप वो बताओ चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा पार्टिसिपेट करो कि क्या गलतियां होती हैं अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सौरभ शर्मा इज सेइंग कि टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है सही से। ठीक, गॉट अवे विद द ऑर्डर, एग्जैक्टली। मेक अ प्रॉपर बॉडी ऑफ एसे। हाँ, थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो मैं पूछ रहा हूँ प्रिपेयरिंग ऑफ एसेज, मैं राइटिंग ऑफ एसेज में गलतियां नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। अभी तक जैसे क्या आ रहा है कि हाँ, पूजा शर्मा इज सेइंग एडिक्वेट टाइम इज नॉट गिवन बाय द एस्पिरेंट। सिर्फ प्रिपरेटरी फेज में ऐसे लिखते वक्त जो गलतियां होती हैं वो भी हम करेंगे, अभी सिर्फ प्रिपरेटरी फेज की बात कर रहे हैं, है ना। मिसिंग द लिंकेजेस, ठीक है, सही बात है। जैसे पूजा कह रही है कि एडिक्वेट टाइम इज नॉट गिवन बाय एस्पिरेंट्स, यही एक ना बहुत हार्ड रियलिटी है कि पता होने के, देखो पता होने के बावजूद जो है ना एस्पिरेंट्स ऐसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। वो उनको ये लगता है कि अच्छा एक टॉपिक के ऊपर लिखना ही तो है तो हम लिख तो देंगे ही। हाँ, तो सही बात है, आप लिख तो दोगे ही, लेकिन उसके ऊपर जरूर नहीं कि एग्जामिनर मार्क्स दे देगा आपको, है ना। आपको मार्क्स चाहिए बेसिकली। आप वहां पर गए हो क्या करने के लिए? मार्क्स के लिए। आपका एक अगर सपना है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, एसडीएम, इस तरह की कोई पोस्ट लेनी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, रेवेन्यू सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, कोई भी आपका एक ड्रीम है, ठीक है। उस ड्रीम के लिए एक चीज है कि आपके जब मार्क्स आएगा, जब स्कोर आएगा तो ही वो आपको मिलेगा, है ना। सिंपल सी बात है। और स्कोर लाने के लिए जो चीज करनी है वो करनी पड़ेगी, है ना। जैसे एक कोटेशन है ना कि अगर आपको कोई चीज बदलनी है तो आप पहले अपने आप को वहां तक पहुंचाओ, उसके बाद ही तो बदल पाओगे, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले जो है मार्क्स लेने पड़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, दे इग्नोर द एसेज, ठीक है। अब आप देखो क्या है कि जीएस आंसर्स के अंदर आप खुद देखो, अपना ही देखो, अभी तक आपका जितना भी प्रिपरेशन आपने किया है, कुछ हो सकता है कुछ फ्रेशर्स हैं जो कि आज अभी स्टार्ट किया है, पहला ईयर होगा, और हो सकता है कुछ पहले से रिपीटर्स होंगे। अब आप देखो कि अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए में एसेस को कितना टाइम दिया है ना। आपने जीएस को टाइम दिया है, आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इन सबको, आर्ट एंड कल्चर, इन सबको टाइम दिया है। एसेस को कितना टाइम दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एसेस को इक्वली उतना ही टाइम देना चाहिए क्योंकि फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशो पुअर हो जाएगा। नहीं, एसेस उतना टाइम नहीं मांगता है जितना जीएस मांगता है, बट स्टिल ऐसे एक रिस्पेक्टेबल टाइम मांगता है। एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है कि मतलब ऐसे ही ऐसे करी जा रहे हैं, और ना ही दूसरे एक्सट्रीम पे कि ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे क्या है कि एसेस को इग्नोर करते हैं। क्लियर? दूसरी चीज वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, हाँ, आफ्टर प्रीलिम्स वी विल राइट एसे। अब ये एक और बड़ी गलती है, और ये पता है सिर्फ एसे में नहीं, जीएस आंसर में भी बहुत लोग गलती करते हैं कि अच्छा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। देखो, प्रीलिम्स के लिए आप अपने मन में कभी भी प्रीलिम्स को हर्डल मत मान के चलो। अगर हर्डल मानोगे तो बहुत मुश्किल होगा। आप उसको एक स्टेज मानो कि हाँ एक बार प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर देखो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको सिलेक्शन तो नहीं होने वाला ना।
वो तो स्टेज 1 है सिर्फ। तो ये मत सोचो कि अच्छा कुछ चीजें हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे। जब अगर आपके पास 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन है, हर चीज को आप टाइम दो, उस हिसाब से प्लान करो। एसेस के लिए सबसे ज्यादा कि प्रीलिम्स के बाद करेंगे, ये बहुत ही मतलब सुसाइडल मैं कहूँगा ऐसे होता है। आपने अगर एक बेसिक अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कर लिया है ना, आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज है, आप आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो आप एक हॉबी बनाओ ना। मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई ऐसे टेस्ट सीरीज या ऐसे कोर्स लॉन्च करो, जरूरत नहीं है, पर एक आप अपनी राइटिंग हॉबी बनाओ। ठीक है कि अच्छा ऐसा करेंगे कि हफ्ते में एक दिन एक अराउंड 800 से 1000 या 1200 शब्दों का कोई भी एक पीस ऑफ आर्टिकल कोई भी टॉपिक पे हम लिखेंगे, हॉबी बनाओ। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर प्रीलिम्स इसकी वेट मत करो आप। क्लियर? तीसरी चीज आती है कि अगर बच्चे सोचते भी हैं ऐसे लिखना, तो दे राइट वेरी फ्यू एसेस। I know many of the aspirants who are still preparing for civil service examinations, but after the prelims, when they join certain test series or they might not join certain test series, they write at their home. वो कितना ऐसे लिखते हैं, वो सोचते हैं कि अगर 8 से 10 ऐसे लिख दिए ना, 8 से 10 ऐसे लिख दिए तो हाँ बहुत है, सफिशिएंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे लिखो, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब उस देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, है ना, मिनिमम टेंडेंसीज मत रखो आप। अगर ड्रीम बड़ा है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। तो 8 से 10 एसेज आप समझ रहे हो कि कितना कम है ना, तो आप उसके लिए करो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नंबर ऑफ एसेज इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो फ्यू एसेज नहीं चलता है काम। अगली चीज जो आती है वो आती है कि ऐसे लिख भी दिया पर उनके पास इवैल्यूएटर नहीं है कोई। अब इसमें क्या है, ये कुछ बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो दे कम फ्रॉम द रूरल एरियाज, विलेज एरिया से, मेनी ऑफ देम कम फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑल्सो। वहां पर वो फैसिलिटीज नहीं है, ये हार्श रियलिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर जो है वो सपोर्ट नहीं करते, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अच्छे इवैल्यूएटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा, नेसेसिटी है कि कोई इवैल्यूएटर जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, आप उनको ढूंढो कि वो आपको इनपुट्स दे पाए, है ना। देखो एक जनरल टेंडेंसी है, आप खुद ही सोचो, जब आप ऑप्शनल्स के टेस्ट लिखते हो, यू गो फॉर द बेस्ट टीचर्स। क्लियर ना, कि अच्छा मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी है तो जो ज्योग्राफी का बेस्ट टीचर है, जिसका टेस्ट सीरीज अच्छा है, मैं उसको ज्वाइन करता हूँ। इफ आई एम हैविंग अ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, आई विल जॉइन द बेस्ट टीचर। ठीक, इनफैक्ट फॉर द जीएस ऑल्सो, है ना, वी विल जॉइन दैट इंस्टीट्यूट जहां पर जीएस के सबसे अच्छे टीचर्स हैं। अग्रीड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में तो ऐसा सोचा ही नहीं जाता है, ऐसे के एक्सपर्ट टीचर्स के पास जाया ही नहीं जाता है ना। तो वही, क्योंकि बेसिकली हम ऐसे को इग्नोर कर रहे हैं, उसी के ही ये सारे जो है वो आउटकम्स हैं। हम अच्छे इवैल्यूएटर नहीं ढूंढेंगे जो चेक कर पाए, जो उतना पेन ले पाए। देखो आजकल की दुनिया जो है ना वो कंज्यूमरिज्म और मार्केटिंग पे बेस्ड है ना। बहुत सारे वल्चर्स और हॉक्स हैं मार्केट में, आपको उनके उसमें नहीं आना है। लेकिन हाँ, आप बड़े बड़े नाम के पीछे मत भागो, आप एक अच्छे इवैल्यूएटर ढूंढो जो आपका ऐसे इवैल्यूएट कर सके अच्छे से। क्लियर? इतना ही है मेरा कहना। अगली चीज आती है सबसे बड़ी गलती जो ऐसे में होती है कि दे सर्च फॉर मॉडल एसेज। मेरा ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली मानना है, इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू शिल्पा मैम ऑल्सो, ये जो मॉडल एसेज की चीज चल गई है ना, ये क्यों चली है? क्योंकि बच्चों की डिमांड है। ठीक है, और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करने लगे हैं क्योंकि बच्चे मांग रहे हैं। अब बच्चों को तो देखो इतनी समझ नहीं है, मॉडल ऐसे एक मिथ होता है, मॉडल ऐसे नहीं होता है। मैं आपको अगेन विद 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक ही टॉपिक 2 अलग अलग दिन पे लिखो, आप ही लिखो, ठीक है, आप खुद ही वो ऐसे जो है ना वो एंटायरली डिफरेंट एंगल में लिखोगे। सेम टॉपिक, सपोज आप लिखते हो कि ड्रॉबैक्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, आप आज लिखो और आप 20 दिन के बाद लिखना सेम टॉपिक पे, आप अकेले ही 2 अलग अलग ऐसे लिखोगे एंड बोथ विल बी इन इक्वल लेवल, है ना, लेवल दोनों का सेम होगा। तो मॉडल ऐसे नहीं होता है। दैट इज वाई हमने स्टार्टिंग में बोला कि जीएस आंसर्स और ऐसे में यही एक बेसिक डिफरेंस है
जीएस का कुछ एक मॉडल हो सकता है, बिकॉज देर इज इट इज ऑब्जेक्टिव राइटिंग, देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, देर इज स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ आंसर, बट एसेज एक ओपन एंडेड टॉपिक है। कमीशन ने वो रखा ही इसलिए है, जैसे शुरू में बच्चों ने बोला कि टू जज आर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, टू जज आर पर्सनालिटी, है ना। तो मॉडल ऐसे तो नहीं होगा कोई। अब अगर 100 बच्चे एक ही ऐसे लिखेंगे तो फिर उनकी पर्सनालिटी जज कर नहीं पाएगा। और कमीशंस जो हैं, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट सर्विस कमीशन, वो भी इतने बेवकूफ नहीं होते हैं, है ना। उनको पता लगेगा कि भाई अच्छा ये इस यहाँ से आया हुआ है। Many of the times the commissions are able to detect the coaching institutes from where the students have taken coaching. वो एसेज या आंसर पढ़ के ना बता देते हैं कि अच्छा ये उस कोचिंग का है। तो मॉडल एसेज के पीछे मत भागो, ठीक है। आप एक टॉपिक पे मल्टीपल रीडिंग्स करो। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली चीज आती है, क्या होता है कि स्टूडेंट्स ट्राई टू कॉपी दी राइटिंग स्टाइल्स, क्योंकि वो मॉडल ऐसे के पीछे भागे हुए हैं। फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स व्हेन, पता है देखो क्या है, मैं एज एन इवैल्यूएटर जब ऐसे इवैल्यूएट करता हूँ ना, बहुत बार ऐसे होता है जिन जिन स्टूडेंट्स का मैं ऐसे इवैल्यूएट करता हूँ, मेनी ऑफ द टाइम्स मैं उनको ना ये बता देता हूँ कि आपने इस टॉपर का ऐसे राइटिंग स्टाइल जो है वो कॉपी करने की कोशिश की है, और वो सही निकलता है। क्यों पता लग जाता है ऐसे? क्योंकि देखो हर इंसान का राइटिंग स्टाइल अलग होता है। माई राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट, योर राइटिंग स्टाइल विल बी डिफरेंट, बट इफ आई विल ट्राई टू कॉपी योर्स राइटिंग स्टाइल ना तो मैं अपना बचा पाऊंगा और ना ही मैं आपका कॉपी कर पाऊंगा। मतलब ये बहुत एक नॉर्मल फैक्ट है। इफ यू आर ट्राइंग टू कॉपी द पर्सनालिटी ऑफ समवन एल्स, ऐसे पर्सनालिटी ही है ना बेसिकली, शुरू में ही बात की। अगर आप किसी की पर्सनालिटी कॉपी करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, है ना। आप ना खुद बचोगे और आप ना वही बन पाओगे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर है, ब्रेटली है, अलग हैं दोनों लोग, है ना। इतना आप लोगों के पास भी मैच्योरिटी है। तो राइटिंग स्टाइल कॉपी नहीं करना है। वो कैसे कॉपी करते हैं वो हम डिटेल में करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, जब हम इंडिविजुअल एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है, बॉडीज के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, कंक्लूजन में क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, अगर उनको केस स्टडीज, एग्जांपल, एनेक्डोट्स वगैरह डालने हैं वो क्या इशू क्रिएट करते हैं वहां पर, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। पर आप राइटिंग स्टाइल अपना पहचानो। किसी की एक्टिव राइटिंग होती है, किसी की पैसिव राइटिंग होती है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ये है कॉमन मिस्टेक्स जो एक एस्पिरेंट्स करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दी एसेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिर से आप लोग थोड़ा सा फिर से पार्टिसिपेट करो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन एसे टू स्कोर हाई इन सिविल सर्विस एग्जाम? वो वाली चीजें आप रिपीट मत करना जो कमीशन ने जो हमने अभी डिस्कस किया कि कंसाइज, ऑर्डरली फैशन। कुछ और चीजें आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एसे की, जिससे हमारे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करो। लेस वर्ड्स विद इफेक्टिव लैंग्वेज, करंट से जोड़कर लिखना, कोट्स, यूजेज ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। और मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है। रेलिवेंट डेटा, ठीक है। एडिंग करंट एग्जांपल्स, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंट्रोडक्शन एंड इफेक्टिव कंक्लूजन, सपोर्टिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रिपोर्ट्स एंड डेटा, मेंटेनिंग द बैलेंस, हिस्ट्री ऑफ टॉपिक्स, करंट एंड केस स्टडीज। एग्जैक्टली सब लोग सही बता रहे हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना। अब आप देखो सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है टॉपिक ऑफ एसे। हमने शुरू में बात करी ना, एसे का टॉपिक प्लस उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है ना, मार्क माय वर्ड्स, आप लोग आगे मुझसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, मैं आज ही बता रहा हूँ, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसेस के लिए, आंसर्स के लिए, और इनफैक्ट कहीं पर बोलने के लिए भी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? बेसिकली पंखा चल रहा है सबकी छत पर, या किसी का एसी या कूलर चल रहा होगा। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? आप सोचो पंखा, और सिर्फ 15 या 20 सेकंड आप अपने घर पे दो और इसको आप अपना हैबिट बनाओ। ऐसे मत सोचना लोग बोलेंगे पागल हो गया, नहीं, दिमाग में करना, बोल बोल के मत करना, ठीक है।
आप ये हैबिट बनाओ कि अगर मैंने पंखा देखा तो आप इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें जो है वो इसके साथ लिंक कर सकते हो। अगर आप एक अपना जूता देख रहे हो, वो शूज जो हैं आपके, उसको देख के आपके मन में क्या क्या आता है? सिर्फ जूता पहनना ये आता है? वो जूता कहीं बना भी होगा, है ना, उसके पीछे एक इंडस्ट्री होगा। लेदर का बना है तो लेदर इंडस्ट्री होगा, पॉल्यूशन होगा। जितनी चीजें आप उनके साथ लिंक कर सकते हो आप लिंक करो। यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत आसान है ये शब्द, सिर्फ बड़ा सुनने में लगता है अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर दिमाग में तूफान लेकर आना है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए है। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो आती है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एसे। अब सही बात है, सबने बोला इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इसको मैं क्या है ना, मैं स्ट्रक्चर को, चाहे आंसर है चाहे ऐसे है, मैं स्ट्रक्चर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। क्लियर? डिफरेंस क्या है? मैक्रो स्ट्रक्चर वही है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो आपने अभी चैट बॉक्स में बोली, कि उसमें आएंगे डेटास, उसमें आएंगे एग्जाम्पल्स, उसमें होंगी डायमेंशंस, उसमें होंगे एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज, इंपैक्टफुल स्टोरीज, ये होती हैं एनेक्डोट्स, ठीक है। इसमें आएंगी केस स्टडीज, कि अगर आपको ये पता लगा कि पंजाब के अंदर कांजली वेटलैंड जो कि रामसर साइट है वो कम्युनिटी के एफर्ट से बनी है, गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने एसेस के अंदर, जहां पर आप दिखाओगे कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आपको पता है कि चिपको मूवमेंट के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए कम्युनिटी ने अपने आप एक एफर्ट लिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन में सिविल सोसाइटीज ने पार्ट लिया, ये जो केस स्टडीज हैं ये आप दिखाओगे कि हाउ एम्पावर्ड एंड अवेयर द इंडियन सिटीजन्स आर, ठीक है ना। इस तरह से बनती हैं केस स्टडीज। एनेक्डोट्स होती हैं बहुत ही छोटी स्टोरीज। कैसे प्रिपेयर करना है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेक्चर्स के अंदर। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये होती हैं आपके माइक्रो स्ट्रक्चर्स। अब यूपीएससी जो हमने शुरू में नोटिफिकेशन पढ़ा, उनकी जो डिमांड है कमीशन का, वो क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट, है ना, स्ट्रक्चर। तो क्या सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर? नहीं, इसके ऊपर तो सब बात करते हैं, सबको पता भी है कि हाँ इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, इसमें नहीं बात किया है। लेकिन यूपीएससी जो है ना वो इस स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बात करती है। क्लियर? डेटास आर रेलिवेंट, समवन रोट दैट डेटा शुड बी रेलिवेंट। यस, इसमें दो चीजें हैं डेटा में, क्या डेटा रेलिवेंट था टॉपिक के लिए या नहीं। कि एजुकेशन के ऊपर सपोज करो आपको एक टॉपिक आया है और आपके पास लिटरेसी रेट का कोई डेटा है और आप उसको उसमें जबरदस्ती घुसाना चाह रहे हो, ठीक है, तो डेटा रेलिवेंट था या नहीं। और दूसरी चीज होती है कि डेटा जो है वो सही था या नहीं। क्लियर? तो डेटास होने चाहिए। यस, पूजा शर्मा इज राइटिंग ऑथेंटिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, डेटास एग्जांपल। क्लियर? डेटा अगर आप लिख रहे हो बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप रिपोर्ट को कोट कर पाए तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ केरला स्टैंड्स एट दिस रैंक, ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ स्टैंड्स एट दिस रैंक। आपने रिपोर्ट कोट किया है, इससे ऑथेंटिकेशन आता है। क्लियर? इसी तरह से एग्जांपल्स हैं, इसी तरह से डायमेंशंस हैं। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हमने ये तीन चीज फॉलो कर दी और उसके अंदर इसको हम बस जहां मन वहां डाली जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक फ्लो जो है वो मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगली चीज आती है फ्लो एंड कोहेरेंसी। अब आप सोचो, अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं जो कि 1200 शब्द का टॉपिक है, ठीक है, अराउंड 10 पेज लिखे हुए हैं, आप पढ़ने में उसको इंटरेस्टेड होगे? शायद नहीं। पर अगर आपने उसका एक या दो पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद आपको लगा कि अच्छा ये सिंपल भी है और एक ना फ्लो है इसके अंदर, ये फ्लो एंड कोहेरेंसी क्या होती है, अभी हम जब एक ऐसे एनालाइज करेंगे ना लास्ट में, आपको मैं बताऊंगा कि फ्लो क्या होता है। बेसिक मीनिंग फ्लो का क्या होता है कि
देखो आपने सपोज करो लिखा कि सपोज मैं अपने बारे में ऐसे बोलूं, माय नेम इज गौरव त्रिपाठी, आई स्टडी इन क्लास दिस, आई एम एन इवेल्युएटर हियर, आई माय ग्रेजुएशन इज दिस, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। ये ना बहुत ही इंडिविजुअल लाइंस हैं, है ना, सिर्फ लाइंस हैं, इसमें कोहेरेंसी नहीं है। यस, लाइक इंदु चौधरी इज सेइंग कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। अब आप देखो कि चीज क्या है इंपॉर्टेंट, इन लाइंस को आपस में कनेक्ट कैसे करना है ना। एसेस के अंदर कुछ ऐसे राइटिंग टूल्स होते हैं, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स, कुछ कनेक्टिंग लाइंस, कुछ कनेक्टिंग डेटास, है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन, एक्सक्लेमेटरी राइटिंग, एक्टिव पैसिव राइटिंग, ये सब टूल्स होते हैं जिससे कि ऐसे के अंदर एक फ्लो आ पाता है कि अच्छा ऐसे अगर ऐसे चलेगा ना तो पढ़ने वाला बोर नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका ऐसे पढ़ने वाला बोर नहीं हुआ ना, आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर वो बोर हो गया, आप खुद ट्राई करो, आप चाहे मुझ पर विश्वास ना करो, एक ऐसे आप लिखो या अपने किसी दोस्त से ऐसे लिखवाओ, फैमिली मेंबर से ऐसे लिखवाओ, उसको पढ़ो, 10 पेज का ऐसे लिखो, हो सकता है कि ना आप 3-4-5 पेज के बाद आपका मन नहीं करेगा इसको पढ़ने की, अच्छा वही तो लिखा जा रहा है। न्यूज़पेपर आर्टिकल जब आप पढ़ते हो आपको लगता है यार वही चीजें तो लिखी हुई है सबने, है ना, तो मन छूटता है, और जैसे ही मन छूटा गए मार्क्स। तो अगर आपने फ्लो एंड कोहेरेंसी मेंटेन करी ऐसे के अंदर, ट्रस्ट मी आपको पर ऐसे अराउंड 10 से 15 मार्क्स का बूस्ट मिलेगा। क्लियर। अगली चीज जो आती है वो आती है एंगेजिंग राइटिंग। अब बहुत ही सिंपल चीज है कि कोई भी आपका टीचर जो है वो आपका ऐसे पढ़ने में इंटरेस्टेड क्यों होगा, उसको पेपर चेक करना है, वो उसका काम है जिसके उसको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो मार्क्स आपको क्यों देगा। अगर आप ड्रॉबैक्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया पर लिख रहे हो तो वहां पर दूसरे बैठे हुए 5,000 बच्चे, 10,000 बच्चे वही लिखेंगे। ड्रॉबैक्स तो एजुकेशन के कॉमन ही है ना, तो दूसरों से अलग कैसे हो सकता है। ये राइटिंग अपनी एंगेजिंग बना के कि आप बार बार ना क्वेश्चंस पूछो, आप बार बार उसके अंदर ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे एनेक्डोट्स डालो, आप उसमें डायग्राम्स यूज करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ कि पढ़ने वाले का मन करे। आप समझ रहे हो, इसलिए ये चीज है कि राइटिंग जो है वो एंगेजिंग होनी चाहिए, कि जो ऐसे को पढ़ रहा है वो उसको समझे। और जब आप उसके अंदर सपोज करो कोई क्वेश्चन पूछो कि सपोज एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, आप उसमें पूछो दैट व्हाई द एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया इज लैगिंग डिस्पाइट हाई बजट इन द एजुकेशन सेक्टर, why it is so, why the education in India is lagging despite the literacy rate is rising, the per capita income is rising, the parents are getting aware that their children should be educated, but still education sector is poor. Why? तो इस तरह से जब आप करते हो ना तो क्या होता है कि पढ़ने वाला एंगेज होता है। समझ रहे हो बात को, तो इसलिए एंगेजिंग राइटिंग है। ये कैसे कर सकते हैं हम अच्छे से लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना है एंगेजिंग राइटिंग। क्लियर है। अब एंगेजिंग राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, एक एग्जांपल लेता हूं जो हमने शुरू में मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैंने कहा था बाद में इसको करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव राइटिंग, एक्टिव वर्सेस पैसिव राइटिंग। देखो बचपन में एक्टिव वर्ड्स और पैसिव वर्ड्स सबने पढ़ा होगा, है ना। Saurabh Sharma is saying that somebody told me to avoid diagrams and flowcharts as much as possible in essay. हाँ, मैं इस पर भी आने वाला था। देखो क्या है ना, इशू क्या है, somebody has told me, it is not commission, है ना। आप इसको समझो कि किसी ने मुझे बताया है, वो कमीशन ने तो नहीं बताया, तो जिसने भी बताया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उसने खुद एसेज यूज किए। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैम ने बताया कि मैंने अपने बहुत से मेंस भी लिखे हैं और मैं इंटरव्यू भी मैंने दिया है, मैम ने बताया कि हर मेंस में मेरा स्कोर जो जनरल स्कोर है वो अबव 140 रहा है, अबव 140, ठीक है। मैंने अपने हर मेंस में ना हर एक राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट किया है, ठीक। मैंने एसेज के बीच में अपनी वहीं पे ऑन द स्पॉट बना के पोएम्स भी लिखी हैं, एसेज में मैंने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स भी बनाए हैं। मेरे मार्क्स में मुझे तो कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज लगा नहीं, क्योंकि हर बार अगर स्कोर 140 से 155 के बीच में आ रहा है तो यूपीएससी को मतलब इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने डायग्राम बनाया कि नहीं। हाँ, रेलिवेंट होना चाहिए। यूपीएससी या स्टेट सर्विस कमीशन ने बोला है क्लोजली टू द टॉपिक,
तो क्लोजली टू द टॉपिक आपके पास जो भी है इंफॉर्मेशन आप उसको यूज कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई फील. ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. बाकी आप यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनीवन्स ओपिनियन, है ना, वो अलग बात है. पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज आपको ना एक बहुत फ्रीडम देते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. अगर उनको वो नहीं चाहिए तो वो अलग करते हैं. देखो ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वर्सेस यूनिवर्सिटी राइटिंग, इसमें ना यही डिफरेंस है. यूनिवर्सिटी राइटिंग जो होती है, जब हम यूनिवर्सिटी में आंसर लिखते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज के अंदर होता है. इफ यू आर राइटिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू राइट इन एकेडमिक फॉर्म. एकेडमिक फॉर्म से मतलब ये है कि आपको उन्हीं बाउंड्रीज में चलना है. ये सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं है. सिविल सर्विसेज आपको फ्रीडम देता है, आप जो मर्जी वो लिखो, बट क्लोजली टू द टॉपिक. ठीक है, अब इसमें आते हैं हम एक्टिव या पैसिव राइटिंग. एक्टिव राइटिंग एंड पैसिव राइटिंग एग्जाम्पल से करते हैं. आप खुद ही ये फील भी करो. मैं यहाँ पर ना दो छोटी छोटी लाइंस लिखता हूँ, दोनों लाइंस का मीनिंग सेम होगा. आप ये जज करना कि किस लाइन से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ आपको. एग्जाम्पल जैसे कि एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया is lagging because of सपोज करो कि लो फंड्स, लो बजट एलोकेशन. सपोज ये एक लाइन है. ठीक है, एक आइडिया कन्वे हुआ आपको कि एजुकेशन सेक्टर इंडिया में कमजोर क्यों चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एडिक्वेट बजट जो है वो उसको नहीं उसके ऊपर खर्चा कर रही है. क्लियर. अब इसी लाइन को मैं दूसरी तरह से लिखता हूं. लो बजट एलोकेशन is responsible for lagging education sector in India. अब आप थोड़ा सा इन दो लाइंस को 5 सेकंड सिर्फ अपने आप पढ़ो और देखो किसने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अपना पर्सनल ओपिनियन बताना. फिर मैं बताता हूं कि इवैल्यूएटर को क्या फील करता है एज एन इवैल्यूएटर. ठीक है, आप चैट बॉक्स में बताओ लाइन 1 या लाइन 2. नंबर लिखोगे तो समझ जाएंगे हम लोग. लाइन 2, लाइन 2, लाइन 2, 2, 2, सेकेंड लाइन 2. देखो एक कंसेंसस बना ना. बस ये जो लाइन 2 है ना, यही एक्टिव राइटिंग है, और ये जो लाइन है ये पैसिव राइटिंग है. फर्क क्या है दोनों में? आपने शुरू में ही रीजन के ऊपर हिट कर दिया कि लो बजट एलोकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैगिंग एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. अब एज एन इवैल्यूएटर, मैं अगर इवैल्यूएटर हूं और मैं 1000 कॉपीज पहले ऐसे की चेक कर चुका हूं, मैं बोर हो चुका हूं. ठीक है, तो अब और सेम गोज फॉर आंसर्स आल्सो इन जीएस आंसर्स आल्सो कि व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैगिंग एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. अब क्या है ना, मेरा हो सकता है कि पूरा लाइन पढ़ने का मन नहीं है. मैं जब पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर इज इंडिया इज लैगिंग बिकॉज ऑफ, हो सकता है यहाँ तक आते आते मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए, है ना. लेकिन मुझे यहाँ तक पढ़ने पे अभी भी पता नहीं लगा कि बच्चे ने रीजन लिखा था या नहीं. लेकिन इस लाइन के अंदर सेकंड लाइन में पहले ही रीजन है. लाइन के कुछ शब्द तो मैं पढ़ूंगा ना शुरू में. तो लो बजट एलोकेशन, सिर्फ ये 3 शब्द पढ़ने पे मुझे ये समझ आ गया कि अच्छा इस बच्चे ने रीजन लिख दिया. आगे तो ऑब्वियस है कि यही लिखा होगा. यही है एक्टिव राइटिंग. अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अभी जब ये 2 लाइंस आपके सामने थी तब तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि लाइन 2 इज मोर इम्पैक्टफुल. लेकिन क्या होता है ना कि जब हमें कम टाइम में ज्यादा लिखना होता है, एग्जाम के प्रेशर में जब हम लिखते हैं, तो हमारा ना नेचुरल राइटिंग स्टाइल बाहर आता है. और नेचुरल राइटिंग स्टाइल मोर और लेस जनरली जो है बच्चों का, वो ये पैसिव स्टाइल है. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बच्चे जो है ना वो बहुत कम एसेज लिखते हैं. होता क्या है, वो कम एसेज लिखते हैं तो जो उनका नेचुरल है वो उसी तरह से लिखते रहते हैं. अच्छे इवैल्यूएटर से चेक नहीं करवाते हैं तो उनको पता भी नहीं लगता है कि अच्छा इसमें कुछ चेंज करना है. और अगर सपोज किसी ने बता भी दिया कि आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है, एक्टिव राइटिंग में, अब लेकिन उन्होंने लिखे 6 ही 7 ऐसे बस,
समझ रहे हो आप, 6 ही 7 ऐसे लिखे, उसमें एक्टिव राइटिंग उनकी मेमोरी मसल्स में ना फीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेचुरल राइटिंग स्टाइल चेंज करके किसी दूसरे स्टाइल को अडॉप्ट करना और उसको अपना नेचुरल स्ट्रेंथ बनाना, ये है मेन प्रैक्टिस। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है और इसीलिए यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज ने पूरे सब्जेक्टिव पेपर रखे हुए हैं। अदरवाइज वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर ले सकता था, है ना, आराम से, उसके लिए भी आसान रहता, कंप्यूटर चेक करता, हम लोगों के लिए भी आसान रहता, टिक मारना था। लेकिन सब्जेक्टिव कन्वेंशनल ऐसे टाइप पेपर्स रखे गए इसीलिए, ताकि जो नेचुरल राइटिंग स्टाइल है वो कुछ चेंज हो सके। क्लियर? तो ये है एक्टिव और पैसिव थिंग। अब आगे चलते हैं, अभी तक जो भी हमने ज्ञान शेयर किया है, अब मुझे ये देखना है कि उससे अडॉप्ट कितना किया है। हम 2 टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आपको मैं, और थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना, ठीक है, मैं आपको हर टॉपिक के ऊपर ना अराउंड 2 से 3 मिनट का साइलेंस दूंगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। 2 से 3 मिनट जो है वो आपको इतना क्योंकि चाहिए होगा, क्योंकि जब असली ऐसे हम लोग लिखते हैं ना तो उसमें हम 15 से 20 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो उतना टाइम तो अभी नहीं है। वो जब आप टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करेंगे, उसमें टेस्ट लिखेंगे, उसमें आप पूरा रियल मतलब ऐसे लिखना एकदम ब्रेनस्टॉर्म करके 15-20 मिनट। यहाँ पे लेकिन हम टॉपिक्स कुछ करेंगे, सिंपल टॉपिक है। 2 तरह के टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। एक जनरल टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज से होता है, एक थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप टॉपिक, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, सबने वो टॉपिक बचपन से सुना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म से मीनिंग सिर्फ ये है, आप टॉपिक समझो, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, और उससे रिलेटेड आपको जो भी रैंडम आइडियाज आ रहे हैं, अभी हम स्ट्रक्चर नहीं करेंगे थॉट्स, हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे थॉट्स, वो हम अपने प्रॉपर कोर्स में करेंगे। फिलहाल सिर्फ रैंडम आइडियाज जो आपको आ रहे हैं ना, आप उसको चैट बॉक्स में मत लिखना, एक पेज रखो अपने पास, उसके ऊपर लिखना, क्योंकि बच्चों के पास रैंडम आइडियाज बहुत होंगे, तो चैट बॉक्स में थोड़ा डिफिकल्ट होगा सबको आइडेंटिफाई करना, है ना। आप अपने पेज पर लिखना, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करो, ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपको, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक, एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया, ठीक है। भारत में खेती की प्रॉब्लम्स के ऊपर बारे में लिखना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, आप उसमें ब्रेनस्टॉर्म करिए, कॉपी पे लिखिए, अराउंड 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट का साइलेंस रहेगा, ठीक है। प्लीज स्टार्ट।
लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। हो सकता है किसी ने कुछ भी नहीं लिखा होगा, और हो सकता है जिसने ट्राई किया होगा तो उसमें पॉइंट्स रिपीट हो रहे होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ लिखा नहीं लिखा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग क्या करो, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स हो गए हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर शॉर्ट में अपने पॉइंट्स बताओ मुझे। देखते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन जो हैं वो जनरली हिट किए, और आप खुद भी इन कमेंट्स जो आएंगे ना उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, और फिर हम कुछ नई चीज़ें इसमें निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। मॉनसून फेलियर, हाई पॉपुलेशन लेस प्रोडक्शन, एमएसपी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, नॉन साइंटिफिक एग्रीकल्चर, farmers suicides, unemployment, lack of resources, credit supply, irrigation, loan debit traps, debt loan, middleman, organic farming, water resources, marketing। यार एक चीज तो मैं आप लोगों की तारीफ करूंगा, आप लोग कमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हो और टॉप जो पॉइंट्स है ना वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत सारे उसमें बच्चे पॉइंट्स रिपीट करना शुरू कर देते हैं, तो अच्छी बात है ये। Use of fertilizers, government policies, farm laws, APMC, maximum farmers are small and large, marginal climate change, illiteracy, soil fertility। चलो ठीक है, देखते हैं आप। अब जो मैं बोलूँगा ना उसको ध्यान से सुनना। पुअर प्लानिंग, ठीक है, फार्मर रिलक्टेंट टू मेक चेंजेस, नाइस मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, चलो मोर और लेस हो गए हैं। अब देखो एक चीज़ आप देखो, पुअर पेनिट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, जय जवान जय किसान, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके ठीक है, बहुत है। अब आप क्या करो, जितने भी कमेंट्स आए, अब आप एक चीज नोट करो, ये सारे ही कमेंट्स जो हैं आपने उन चैलेंजेस पर बात की जो आज के टाइम पर इंडिया में चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, है ना। ओनली दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ इन पर बात की। क्या टॉपिक के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स? नहीं लिखा। क्या फ्यूचर लिखा है कि व्हाट इंडिया विल फेस एज इश्यूज विच विल हिंडर द एग्रीकल्चर इन फ्यूचर? नहीं। क्या पास्ट लिखा है? नहीं। हाँ, अब तो आना शुरू हुआ फेमिनिन पास्ट और कॉलोनाइजेशन, उस पर नहीं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एक इंडिया, ठीक है। इसमें हम हिस्टोरिकल एंगल क्यों नहीं लिखेंगे जो पहले रहे हैं, जैसे कि फेमीन्स बाद में थोड़ा सा बोलने के बाद एक पॉइंट आया। क्या जब हम गुलाम थे उस टाइम पे फेमीन्स नहीं आए, उनके बारे में लिखना जरूरी है ना। तो आपने जो मिस किया यहाँ पर, और आप देखो ये किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, हमारे पास इस टाइम पर अराउंड 50, 60, 70 जो भी स्टूडेंट बेस है, मुझे वो नहीं दिख रहा है, उसमें से आप एक कॉमन मेंटालिटी देखो, है ना। हिस्टोरिकल एंगल ऑलमोस्ट सभी ने मिस किया, फ्यूचर एंगल ऑलमोस्ट सभी ने मिस किया, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी ने इसको आज के डेट से जोड़ा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो उन्हीं बाउंड्रीज में सोचने लग गया है, क्योंकि हम ज्यादातर जीएस करंट अफेयर में ओरिएंटेड हैं। एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया एक फील बनती है आज की, ज्यादा से ज्यादा अगर आप हिस्ट्री में जाते हो तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की फील बन जाती है ना। तो हम कि मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण कुछ चैलेंजेस आए, वो सब हुआ, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल एंगल क्यों नहीं है? क्या आप इस टॉपिक के अंदर मिडीवियल टाइम्स के अंदर जो अकबर की एग्रीकल्चर पॉलिसीज रही, जो फिरोज शाह तुगलक की एग्रीकल्चर पॉलिसीज रही, तुगलक डायनेस्टी की, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसीज रही, उनको नहीं मेंशन कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या सदर्न इंडिया के अंदर जो विजयनगर एम्पायर्स हैं उसके एग्रीकल्चर पॉलिसीज रही, वो नहीं मेंशन हो सकती है? टोडरमल नाम सुना होगा शायद आपने मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, ये लैंड रिफॉर्म जिसने किए, क्या वो नहीं मेंशन हो सकता है? और सिर्फ मिडिवल क्यों, और पीछे चलो आप एंशिएंट हिस्ट्री में, क्या हड़प्पन एरा का एग्रीकल्चर का एक पासिंग बाय रेफरेंस इंडिया में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। हड़प्पन एरा का, उसके बाद वैदिक टाइम्स का,
इनके पासिंग बाय रेफरेंस, ऑब्वियसली मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे ही चलेगा, लेकिन पासिंग बाय रेफरेंसेस जो हैं वो पुराने हिस्ट्री से आ सकते हैं, वो आने चाहिए, तभी पता लगेगा कि अच्छा जिस बच्चे का भी ये ऐसे है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। अब आप खुद सोचो, इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के अगर आपने सिर्फ एक ये पॉइंट लिखा वर्सेस दूसरा बच्चा जिसने ये तीनों पॉइंट्स लिखे हैं, आपके मार्क्स उसके कंपैरिजन में पहले ही 1/3 हो चुके हैं, क्योंकि आपने डायमेंशन ही एक हिट किया हुआ, प्रेजेंट डायमेंशन। इस चीज को समझो, ठीक है ना। तो यही था ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा जो टॉपिक हम लेते हैं, इस पे फिर से हम 1-1.5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। फिलोसफिकल टॉपिक, सबने ये कोटेशन जो है वो सुना होगा, वो है स्लो एंड स्टेडी, आगे समझ गए होंगे आप, विंस द रेस। बहुत आसान है, इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है, इसमें मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। इसमें आप 1 मिनट का टाइम लो, आपको सिर्फ टॉपिक समझना है, और इसमें से मुझे जो है ना वो एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द चुन के देना है जो आपको लगता है कि ये इसके ऊपर जो है मतलब ऐसे कहीं ना कहीं घूमना चाहिए, ठीक है। आप लो एडिक्वेट टाइम 40-45 सेकंड, 1 मिनट, और आप चैट बॉक्स में वो एक वर्ड लिखो जो आपको लगता है इस ऐसे का वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको, ये टॉपिक समझने के लिए यूजफुल है। बताओ। पिन, पेशेंस, परसिवरेंस, स्टेडीनेस, स्टडी, और कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, विन, स्टडी, परसिस्टेंस, रेजिलियंस, विनिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कुछ सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स इसके अंदर 3 ही है, तो ऑब्वियसली वो वर्ड भी हिट होगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है विंस, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्यों है मैं बताता हूं। सिंपल कॉमन सेंस, जब भी देखो, ये बोलना आसान है कि टॉपिक के क्लोज रहना है ना, टॉपिक को समझना है सबसे पहले, लेकिन टॉपिक कैसे समझना है वो देखो। आप ऐसे लिखना है आपको, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब आप इसमें ये चीज तो क्लियर है कि अच्छा अगर कोई बहुत फास्ट है बट अनस्टेडी है, जो वही खरगोश और कछुआ है ना, बट अनस्टेडी है, वो तो रेस लूज करेगा ऑब्वियसली, क्लियर है। तो इससे फास्ट और अनस्टेडी होने से बेटर है कि आप स्लो रहो लेकिन स्टेडी रहो, क्लियर है। तो ये वाला जो है वो रेस जीत जाएगा। लेकिन हमारे पास एक तीसरा डायमेंशन भी है। सपोज अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऐसा है जो फास्ट भी है और स्टेडी भी है, अब इन तीनों में से कौन रेस जीतेगा? हाँ ठीक है, जैसे कि रजनी कह रही है कि धीरे और स्थिर रहकर कोई भी रेस जीती जा सकती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा है जो स्थिर भी है और तेज भी है, तो ऑब्वियसली इन तीनों में से तो ये जीतेगा ना, ठीक है। तो इसलिए अब मैं क्या कहना चाहता हूं, इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है जीतना, कि जीता किस तरह से जा सकता है। फास्ट और अनस्टेडी रहकर जीता जा सकता है ना, स्लो एंड स्टेडी रहकर जीता जा सकता है, हाँ। फास्ट एंड स्टेडी रहकर जीता जा सकता है, हाँ, और सबसे जल्दी। तो जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो आपको इन तीनों डायमेंशंस पर लिखना है। सिर्फ स्लो एंड स्टेडी पर अगर आप लिखते हो, मेजर पोर्शन इस पर आएगा, दैट आई टोटली अग्री, बट इन एवरी एसे आपको जो टॉपिक है उसका ना आप सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू पहचानने की कोशिश करो। फॉर एवरी टॉपिक, फॉर एवरी स्टेटमेंट देयर माइट बी सम काउंटर आर्ग्यूमेंट। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है, अगर कोई कहता है कि धीरे और स्थिर, स्लो एंड स्टेडी जीतेगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है फास्ट एंड स्टेडी भी तो जीत सकता है। अलग बात है, जो फास्ट होगा कम चांसेस है वो स्टेडी रह पाएगा, टोटली एग्री। बट अगर कोई ऐसा है, कैपेसिटी है जो तेज है, जो स्टेडी है, अगर आप लोग एक दिन के अंदर सपोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, प्लस रेगुलरिटी के साथ, तो आप उससे तो जल्दी जीतेंगे ना जो शायद सिर्फ 2 या 3 घंटे की पढ़ाई कर रहा है ना, क्योंकि आपने स्टेडीनेस इस पॉइंट को
स्लो, इस पॉइंट को चैलेंज कर दिया, आप फास्ट हो गए, इसको आपने यही रखा, इसको आपने चैलेंज कर दिया। जैसे ही ये वाला एग्जाम्पल या ये डायमेंशन आपके ऐसे में आया ना, पढ़ने वालों को भी लगेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। आप समझ रहे हो? अगर आप अपने ऐसे में क्वेश्चन ये पुट कर दो कि इज इट सो दैट ओनली द स्लो एंड स्टेडीनेस विल विन द रेस? नो, देयर इज आल्सो एन अनदर ऑप्शन दैट फास्ट एंड स्टेडी कैन आल्सो विन द रेस एंड दैट टू इन अ लेसर टाइम। अब ये ना आपने क्या किया, पढ़ने वालों को एक अलग ही लेवल पर आप ले गए कि अच्छा ये भी सोचा जा सकता है। क्लियर है? तो टॉपिक को ऐसे डिकोड करना है, एक एक शब्द टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, हर उस एक शब्द पे आप आर्गुमेंट इन फेवर और काउंटर आर्गुमेंट दोनों सोचिए, इससे आपका ऐसे जो है वो इंटरेस्टिंग बन पाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब जो मैं एक लास्ट में एक चीज करना चाहता हूँ ना, एक ऐसे है, उसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसको हम कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है, हम एनालाइज करेंगे। अभी तक सही चल रहा है ना आपको, मतलब ठीक लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? जितना मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो हम आज बातें कर रहे हैं ना, चाहे ये थोड़ी सी लंबी बातें हैं, थोड़ा सेशन लंबा होगा, बट इनको आप याद रखो और अपने एसे और आंसर प्रिपरेशन में आप यूज करोगे, पक्का है आप 10 से 15 मार्क इंक्रीज करोगे। ठीक है, ट्रस्ट मी। अब हम देखते हैं, ये एक ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, टॉपिक है इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुड बी एनकरेज फ्रॉम द चाइल्डहुड। अभी तक हमने जो भी टूल्स की बात करी है ना, हम उन टूल्स को देखते हैं कि इस ऐसे में वो अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, और भी बहुत टूल्स हैं ऐसे के जो कि हम अपने जो मॉड्यूल है हमारा उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी तो एक ओवरऑल लेक्चर है ना, मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कशन होगा। बट अभी जितना हमने किया प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से, देखते हैं इस ऐसे के अंदर क्या वो टूल्स लिखने वाले ने अप्लाई किए हैं कि नहीं किए। टॉपिक है इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुड बी एनकरेज्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड। इसको आप थोड़ा सा 10-15 सेकंड अपने जहन में बैठा लो, ठीक है, इसकी फील को कैच करो आप। ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुड बी एनकरेज्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक तो ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग should be encouraged from the childhood। ये 3 वर्ड्स इस ऐसे के इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका ऐसे जो है वो घूमेगा। और ऐसे में ना खेला करो आप, खेलने से मतलब है क्लोज टू द टॉपिक, अलग अलग एरिया से एग्जांपल्स आए, उनको यूज करो। देखते हैं इस ऐसे में कैसे किया है। तो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पे हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम देखते हैं क्या है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ the child comes as a white slate. Her mind develops slowly. Whatever she learns remains there for a long time. ये इंट्रोडक्शन क्यों लिखा गया है, आप इसको समझो। अब टॉपिक में ये एक वर्ड है चाइल्डहुड, कि कोई एक चीज है, ये वाली कोई एक चीज है जिसको हमें बचपन से सहारा और प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जिसने भी ये ऐसे लिखा है उसने शुरू में ही इस बचपन को, चाइल्डहुड को हिट किया कि जब कोई एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका जो दिमाग होता है वो एक कोरा कागज की तरह होता है। आप उसके ऊपर जो लिखोगे वो वैसा ही आगे बनेगा, आप जो लिख दो। क्यों ये लाइन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने ना डायरेक्टली इस टॉपिक को हिट कर दिया कि अगर उस कोरे कागज पर आपने बचपन से ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली चीज डालनी शुरू कर दी, वो बच्चा जो है वो आगे जाकर क्रिएटिव, इनोवेटर, इंडिपेंडेंट बनेगा। पहली ही लाइन में इसने इस टॉपिक का कोर पकड़ लिया। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, शी लर्न्स रिमेन्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर। अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, क्यों? मैंने शुरू में कहा था कि जो फ्लो होता है ऐसे का, ठीक है, उस ऐसे के अंदर फ्लो मेंटेन करने के लिए कुछ कनेक्टिंग लाइंस और कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। अगर आप सपोज करो ये वर्ड नहीं है देयरफॉर, ठीक है, यहीं से आप शुरू करो, रिमेन्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद इट इज नेसेसरी टू कल्टिवेट हर माइंड। अब ये यहाँ पे ना डिस्कनेक्ट हुआ। आपने बोला कि एक बच्चा है, कोरा कागज होता है, जो भी वो शुरू में सोचता है, समझता है, वो उसके दिमाग पे बहुत लंबे समय तक छाप छोड़ता है। ये जरूरी है कि उसके दिमाग को कल्टीवेट किया जाए? नहीं, इसमें अगर आपने शब्द जोड़ दिया इसीलिए ये जरूरी है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी, ये होता है फ्लो बनाने के लिए।
इससे क्या हुआ कि ये जो अगला पैराग्राफ है ये पहले वाले पैराग्राफ के साथ लिंक हो गया, ठीक है। Therefore it is necessary to cultivate her mind, ऐसे ऐसे, and the shower of values that guide her conduct, behavior and attitude in the future. अब देखो अगला कनेक्ट कैसे किया है इस राइटर ने, ऑथर ने, वन ऑफ द सच वैल्यूज, ये जो सच है ये फिर से पढ़ने वाले के दिमाग में उसको पीछे लेके जा रहा है। कौन सी सच वैल्यूज जो यहाँ पे नेसेसरी है कल्टीवेट करने के लिए, आप समझ रहे हो ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है ना ज्यादा, है ना। वन ऑफ द सच वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये जो नेसेसरी है कल्टीवेट करने के लिए, यही चालाकी है राइटिंग की, ठीक है। इसने इस वाली चीज को, अगली इस लाइन को पिछली लाइन के साथ लिंक कर दिया और यहां पर इसने टॉपिक के साथ लिंक कर दिया। वन ऑफ द सच वैल्यूज और कैपेसिटीज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यही तो टॉपिक था। पहले ही इतने ही एरिया में उसने बता दिया दैट यस आई हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टू बी ऑब्जेक्टिव एंड टू रिमेन क्लोज टू द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ना डिफाइन भी कर रहा है कि इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट थिंकिंग से, जो लिखने वाला है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर द फाउंडेशनल ग्राउंड्स। अब इस लाइन तक आते आते इसने एग्जामिनर को ये बता दिया है कि भैया ऐसा है, मुझे पता भी है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग में होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या उसके फाउंडेशनल ग्राउंड्स हैं। अब आप खुद सोचो ना यार, आपने ये यहाँ तक आपने एक ऐसे पढ़ा है, क्या आपको इतना ही पढ़ने में ये फील नहीं आ रही है कि अच्छा ऑथर को ये टॉपिक समझ आ गया है, क्लियर। यही करना है। पहले पेज में अगर आपने इंप्रेशन दे दिया कि हाँ मुझे टॉपिक आ गया है, आपका इंप्रेशन ही अच्छा बन गया। उसके बाद अब क्या कर रहा है, देखो अब ये चालाकी कर रहा है, यहाँ पर एक सब हेडिंग दे रहा है ऐसे के अंदर। ऐसे का हेडिंग तो ये था, अब एक और सब हेडिंग दे दिया कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग एज द फल्क्रम ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों हेडिंग दिया गया है फिर से कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुड बी एनकरेज फ्रॉम चाइल्डहुड। सवाल आता है क्यों करना है हमने इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाइल्डहुड से एनकरेज, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? हाँ उसका इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए उसने ये हेडिंग दे दिया। इससे वो एग्जामिनर को ये बताना चाह रहा है कि देखो यहाँ पर पता लगेगा आपको, जब आप ये वाला हिस्सा पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग का क्या रोल है, ठीक है। जैसे ये लिखता है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स, राइजिंग इनइक्वालिटी, माइग्रेशन क्राइसिस, टेररिज्म, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, कोविड पैंडेमिक लिखता है ये। आज से 2 साल पहले किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोविड सिचुएशन पूरी दुनिया में होगा। अब जब प्रॉब्लम ही नहीं क्लियर है, पहले पता ही नहीं है, और वो प्रॉब्लम एकदम से आ जाए, उसका सॉल्यूशन कौन निकाल सकता है? सिर्फ वो इंसान जो इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव होगा थिंकिंग, है ना। जो पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है उसका क्या सॉल्यूशन है वो तो कोई भी बता सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसके लिए सॉल्यूशन भी नया ही होगा। इसीलिए ये बोलता है कि ऐसी चैलेंजेस दुनिया में और जिंदगी में आते हैं कि एक इंसान को इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए। यहाँ तक आते आते अब क्या हुआ है कि इसने बता दिया ये वाली चीज, ऑलमोस्ट इसने ये बता दिया कि पूरा टॉपिक मैं समझ चुका हूँ। अब देखो ये लास्ट सब हेडिंग जो ये यूज करता है, लास्ट सब हेडिंग, लास्ट नहीं मतलब जो अभी हम सब हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं उसमें लास्ट, क्योंकि इसने शुरू में एक वर्ड यूज किया व्हाइट स्लेट, ठीक है। अब इसने उसी वर्ड को ना यहाँ पर दोबारा यूज किया है कि चिल्ड्रन एज अ व्हाइट स्लेट। ये मैंने जो शुरू में लिखा था इसका मीनिंग क्या है, इसने फिर से यहाँ पर जो इसने पहले लिखा था ये इसके साथ इंटरलिंक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही किसी बंदे ने पढ़ा व्हाइट स्लेट, उसका दिमाग, उसका सबकॉन्शियस माइंड फिर से पहले पहुंचा कि अच्छा यहाँ पर भी उसने मेंशन किया था। ये होता है फ्लो, इसको हम बोलते हैं जंपिंग, ठीक है। आप इंटर रिलेट कर रहे हो चीजों को, समझ आ रहा है आपको। अब एक और चीज आप इंटरेस्टिंग इसमें जो लेकर आए हूँ, हाँ अब देखो ये क्या कर रहा है, इंटेलिजेंसी अपनी कैसे दिखा रहा है। चिल्ड्रन एज अ व्हाइट स्लेट, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन और व्हाइट स्लेट को फोकस करना। अब देखो आप एग्जाम्पल्स कैसे आ रहे हैं, एग्जाम्पल से लेकर आ रहा है इंडियन वैदिक सिस्टम का आश्रम सिस्टम, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जहां पर रेगुलर डिबेट्स किए जाते थे। आपने अपनी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। आश्रम सिस्टम के अंदर ये बताया जाता था कि आपने ये करना है, ऐसे कर सकते हो। वहां पर शास्त्रार्थ होता था,
आपने ये वर्ड सुना होगा शास्त्रार्थ. शास्त्रार्थ इज बेसिकली द डिबेट एंड डिस्कशन. बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के अंदर जो मॉन्क्स थे वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे. ठीक है. उसके बाद ये एग्जाम्पल लेकर आता है, देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर आता है स्टोरीज और माइथोलॉजीज में से. सॉरी, जस्ट अ मिनट. हाँ देखो, ये कहानी हो सकता है सबने सुनी होगी, नचिकेता एंड अष्टवक्र की कहानी, जो यमराज से लड़ गया था, है ना. लवकुश की कहानी, जो कि अपने पिता और उस वक्त के राजा, उनको पता नहीं है वो मेरे पिता है, राजा को डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. दे वर आस्किंग फॉर द जस्टिस फॉर देयर मदर. नचिकेता एंड अष्टवक्र, ठीक है, अष्टवक्र जो है वो उस टाइम के सबसे बड़े जो मॉन्क्स रहे हैं उसको चैलेंज कर रहा है. नचिकेता डायरेक्ट यमराज को चैलेंज कर रहा है डिबेट्स और डिस्कोर्स में. ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये लिखता है, हेंस कनेक्टिंग वर्ब, आर टीचर्स एंड सोसाइटी मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द स्टोरीज ऑफ नचिकेता एंड अष्टवक्र. इट वाज द कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड स्ट्रेंथ टू क्वेश्चन इवन द किंग. अगर वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो इनोवेशन, वो स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं होता तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारी कहानियों में नहीं होते, है ना. हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी कहानियां ये बताती हैं कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जरूरी है. यही कहने का मतलब है कि इसमें देखो ये एग्जाम्पल माइथोलॉजी से आया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से आया है. ऐसे ही आगे आप एग्जाम्पल जब देखते हो तो आप देखो ये मास बिहेवियर, ये सेडिशन वर्ड, ये करंट से आया है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेंशन की है इसमें, करंट अफेयर्स का पार्ट है ये, ठीक है. फिर उसके बाद आप देखो वर्सेटैलिटी, देखो आप राइटिंग में आर्टिकल 21A पॉलिटी का पार्ट बीच में डाला है, फंडामेंटल ड्यूटी डाला है. ये होती हैं डायमेंशंस ऑफ एसे. इससे पता लगता है कि कितना एसे इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो. ठीक है, तो यही एक मेरा बेसिक आज का जो हमारा वेबिनार है वो इसी उसके ऊपर था कि आपको एक ओवरऑल गाइडेंस, एक लाइटिंग टॉर्च दिया जाए कि आप अगर अपने आप ऐसे प्रिपेयर करते हो या किसी को ज्वाइन करते हो तो आपका जो थिंकिंग, जो ओरिएंटेशन प्रोसेस है ना, उसका एक ये लाइन होना चाहिए. मॉडल एसेस कुछ नहीं होते. क्या ये मॉडल ऐसे या नहीं? क्या आप इसे बेटर ऐसे लिख सकते हो आज रात को? हाँ, लिख सकते हो, ठीक है. लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक लाइन होता है सोचने का, जो कि बच्चों को बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. आई होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा. मैंने अपनी तरफ से इसको ट्राई किया कि आपको ऑल दी मेजर डायमेंशंस आर कवर्ड इन दिस. रेस्ट में मैम को हैंड ओवर करता हूँ, वो आपसे इंटरैक्ट करेंगे और बताएंगे. थैंक यू. ओके गौरव, थैंक यू सो मच. बहुत सारे एसेस पढ़े लिखे, बट द वे यू रिफ्रेश्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एन एसे and the dimensions that you mentioned, you know, from mythology to medieval history to ancient history to current to polity. My God, I mean, this was a treat, Gaurav, and thank you so much for putting in so much of effort in, you know, whisking out such a wonderful way of a dying art of essay writing. Okay, before you know, we open the forum for asking questions, which certainly we will. I want कि आप में से एक या दो लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास? आपने क्या सीखा? आपकी क्या लर्निंग्स थी? आपके क्या आहा मोमेंट्स थे? Kindly, please. I mean, we all want to hear it. Sanjeev, if it's a question, I'll come back to you, please. Yes. Anybody? Any learning? It was a wonderful session, all. And मैम काफ़ी जो एक nitty gritties हैं essays की which were lacking actually in me, if I'm talking about myself, then it has been cleared. And ma'am, thanks sir for such a helpful, you know, tricks and which we can use in enhancing our essay writing. So thanks a lot, sir. It helped a lot, seriously. Wonderful. Thank you so much for the feedback. Now, you just saw the trailer today, okay? The movie is yet to come. So I'm just going to give you the details about the whole course, which is going to follow now. Sanjeev, please hold on to your question. I'm going to come back to it. So this is our whole course for essay writing, right? It will comprise of 4 lectures, right? और जो lecture scheme है वो आपके सामने है. पहले दिन पूरा
2 घंटे में सर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाएंगे, राइट? दूसरे दिन वी विल टेक यू टू ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ essays, like how do you actually write an essay and create an impact and hold on to the attention of the paper setter and the your examiner and evaluator, that he's bound to get into the details of your essay, right? On the third day it would be all about brainstorming for the body and the structure. आप सबको पता है essay का एक introduction होता है, body structure होता है और एक conclusion होता है, right? Now body और structure में the aspects, because वो सबसे बड़ा aspect है, the body, the torso is the biggest part of the essay, तो उसमें sectoral और temporal aspects, as in content, length of the paragraph, right? And the past, future, how do you actually combine those aspects of the topic, the structural organization, flow, which very beautifully sir depicted today, and how to create those short subheadings, how to add those key words to your essay, that actually those things that really pop out of your essay, and मतलब आप अपने evaluator को bound कर दो कि वो आपको marks दे, right? So body and the structure in the last class will actually be all about the conclusion part, that again, last impression, recency effect, कि वो जो बिल्कुल पेन जब मारने लगा है आपके ऐसे को, आपको मार्क्स देने लगा है, how do you again force him to give you the best marks, right? And so 4 lectures होंगे इस पूरे आंसर राइटिंग कोर्स में, 5 टेस्ट लिए जाएंगे आपके after we have taught you how to write a good essay, and 5 टेस्ट में 2 आपके सेक्शंस रहेंगे, दोनों में 2-2 ऐसे होंगे, दोनों एसेस में से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना होगा, right? So 5 tests, 2 sections each, and then each test would be evaluated, all the essays would be evaluated, all the ideas would be evaluated, your content will be enriched by our faculty, right? And you will actually be told how to write in a manner that the essay stands out and you're actually able to back the marks, right? और जो आपके टेस्ट होंगे उसमें टॉपिक्स हम कौन-कौन से कवर करेंगे? करंट अफेयर्स, philosophical essays, social issues, political issues, and environmental issues. So now you have met your resource person. He has himself written so many essays, checked so many essays, like we fall back on Gaurav when it comes to essay writing. The batch starts on the 14th, which is a Wednesday. आपके 4 क्लासेस होंगी 14, 15, 16, 17 को. उसके बाद हर हफ्ते टेस्ट होगा और विद इन दैट वीक आपका टेस्ट इवैल्यूएट होगा, ताकि आपको आपकी गलतियां पता चलें, आपकी स्ट्रेंथ्स पता चलें, आपको फाइन ट्यूनिंग करना आ जाए, ट्विकिंग करना आ जाए, वो सब आ जाए, और फिर आपको अगला टेस्ट दिया जाएगा, राइट? सो ये प्लान रहेगा. 15 अगस्त तक हमारा ये बैच जो है वो खत्म हो जाएगा, वेल बिफोर योर प्रीलिम्स दिस ईयर. ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? अब टाइम है ऐसे के ऊपर ध्यान देने का. नाउ वी कम टू द फी स्ट्रक्चर. We have inquired everywhere in Chandigarh and Delhi. People are charging minimum 8,000 rupees for this kind of a course. But again, you know how our ideology, you know how we work. We know it is COVID time. We know money is a constraint for everybody. So we are offering this wonderful opportunity to all of you just in 4,000 rupees. Okay? And that's not all. If you pay the fees before Monday, कल रात को 12 बजे तक अगर आप फीस पे करते हैं, so the fees is 3,500, right? So in 3,500 till tomorrow 12 midnight, and अगर आप मंडे के बाद कभी पे करते हैं, fees will be 4,000 rupees, and I have discussed everything, whatever we would be sharing with you. आपकी आंसर्स प्रॉपर्ली चेक होके कॉपीज आपके पास वापस जाएंगी, आपकी गलतियां उस पर नोटेड होंगी, आपके साथ हर इंडिविजुअली आपकी गलतियां डिस्कस करी जाएंगी. कॉमन बैच होगा, 1-to-1 नहीं होगा. अगर 20, 25, 30 जितने भी आप लोग हैं, कॉमन बैच होगा. बट
it will be evaluated personally for all of you, and it will be value addition for each one of you. On your screen, you see our bank account details, you see the Google Pay number, which is very convenient mode, and also the ATM number, right? So this was the details. And also जो लोग prelims के बैच को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो इस कॉल पे हैं, we are holding a scholarship test on the 12th of July, 11 a.m. Please get in touch with us on this number 01724665252, and you can avail a 50% discount on our online course, right? 50% discount on our online course. For further details, you can contact on the numbers which are given on your screen. And those of you who come from EWS backgrounds, you can again contact us for any kind of assistance where the government of, especially this is for the Himachal students, because Himachal has started this one particular scheme where Medha Protsahan Yojana, where the government pays for your fees, right? So for any further details, you can contact us, me in particular, or anyone amongst us. And now we go back to the call. And yes, those who have any questions, and this course is a paid course for everyone, right? Irrespective of whether you have been our students or not have been our student, this is an added dimension to whatever we have been doing so far. So this is a paid course for everyone. Anybody is welcome to join the course. I have given you all the details here. Yes, Sanjeev, you have a question. You raised your hand. संजीव शर्मा, आप कॉल पे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Anybody else? Any question, any feedback? You're most welcome. The house is open now. Okay, it seems that the session was so impactful, so powerful, and it was so self-explanatory, Gaurav, that people either they are spellbound or all their doubts have been taken care of. Nidhi, anything you wish to add to the whole session, post which we would like to wind up? And thank you so much, Gaurav. All the intent, all the hard work, it really showed. Thank you so much for it. Thank you so much, Gaurav. You have raised the standards also, and I hope students are aspirants the way even Sanjeev has shared the feedback. It was icing on the cake. And the best part is, I'm sure they all will be motivated to start focusing on essay and its preparation from today only. So today onwards, you have made essay a very important part of their journey. That is the most important thing. So the way you have compiled and the examples you have narrated, so I'm very sure that they will score very high and definitely come under this 60 plus bracket in that. Thank you so much for that. All right, thank you so much. Wish you a great Sunday ahead. Enjoy yourselves. Sleep over it, whatever we have discussed, right? And let the information seep in. And for those who are already with us, we'll see you on Monday. And for those who had specially joined for this class, looking forward to taking this course forward with all of you, with your mentor, Gaurav Tripathi. Thanks, Gaurav. Thanks again. Thank you, Nidhi, for joining. Thank you, everybody. Good night, and have a great evening, and have a great weekend ahead. Thank you.